नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज की चुनाव यात्रा में हम बात करेंगे सोनभद्र की। सोनभद्र जिला जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से लगा हुआ है। इन चार स्टेट की सीमा इससे लगती है। अगर उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लिया जाए, उत्तर प्रदेश में तो सोनभद्र है ही, बट इन चार स्टेट की सीमा सोनभद्र से लगती है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में जब तक नोएडा का विकास नहीं हुआ था, नोएडा में फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, तो इस जिले के बारे में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये जिला है। सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां सोनभद्र में हुआ करती थी जब तक नोएडा का विस्तारीकरण नहीं हुआ था। आज की तारीख में नोएडा में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां और कारखाने लगे हुए हैं। लेकिन आज भी सोनभद्र में फैक्ट्रियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ हर तरह की फैक्ट्रियां हैं, कई तरह के रोजगार यहाँ हैं। उसके बाद भी सोनभद्र की गिनती जो है बहुत पिछड़े इलाकों में की जाती है, क्योंकि यहाँ आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है। दो विधानसभा ऐसी है जहां पर बड़ी तादाद में आदिवासी रहते हैं। वैसे रहते तो करीब करीब चारों विधानसभाएं जो सोनभद्र की लगती हैं, ये चार जो विधानसभा लगती है, धोरावल, रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी और ओबरा, इन चारों विधानसभाओं में आदिवासी मिलेंगे आपको। लेकिन दुद्धी और ओबरा, ये दो विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर बड़ी तादाद में आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। और इन आदिवासियों को ऑनर देने के लिए 2017 का जो इलेक्शन हुआ, उससे पहले दुद्धी और ओबरा, इन दोनों विधानसभाओं को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया। पहले केवल दुद्धी जो विधानसभा थी वो एससी के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ करती थी। लेकिन आदिवासियों की समस्याओं को उठाने के लिए ये ऐसा किया गया 2017 में। 2017 का इलेक्शन जब हुआ तो दुद्धी और ओबरा, इन दोनों विधानसभाओं से आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया। और पहली बार दो आदिवासी विधायक चुन करके लखनऊ के सदन में पहुंचे। 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और इस 403 में दो आदिवासी पहली बार विधानसभा में पहुंचे। करीब 4.5 साल से उनमें से एक जो आदिवासी हैं वो अपना दल के चुनाव टिकट पर चुनाव जीते थे, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। लेकिन 2000 करीब 17 से लेकर के आज 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, करीब 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन आदिवासियों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। उनकी सेहत पर, उनके कल्याण के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई गई जिसकी वजह से उनका भला हो सके। अब हम आपको बताते हैं कि इन जो चार विधानसभाएं हैं, इन चार विधानसभाओं की स्थिति क्या है। वैसे तो सोनभद्र जो जिला है, जिला मुख्यालय है, जिला का नाम तो सोनभद्र है, लेकिन जो जिला मुख्यालय है वो रॉबर्ट्सगंज एक कस्बा है। उस कस्बे के नाम पर बना, मतलब उसी कस्बे में उनका मुख्यालय बना हुआ है, जिला मुख्यालय बना हुआ है। और लोकसभा की जो सीट है उसका नाम भी रॉबर्ट्सगंज है। और एक विधानसभा की जो सीट है उसका भी नाम रॉबर्ट्सगंज है। तो रॉबर्ट्सगंज की जो लोकसभा है उसमें वैसे 5 विधानसभाएं आती है, जिनमें 4 सोनभद्र जिले की हैं, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी। और एक विधानसभा मिर्जापुर की है, चकिया। इन चारों को मिला करके आज की तारीख में 2017 में अगर हम देखें
तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की सारी सीटें जीती थी। मतलब चारों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल का कब्जा है। एक समय में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराया करता था, लेकिन 2017 में ये सभी लोग किनारे हो गए। एक दुद्धि विधानसभा है जिसमें अपना दल के कैंडिडेट जीते हैं, हरिराम जी, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब की सीट है। यहां से बहुजन समाज पार्टी 2017 के इलेक्शन में 1048 वोट से मात्र हारी है। मतलब बीजेपी के लिए 2022 के इलेक्शन को अगर हम दृष्टिगत रखें तो ये एक खतरे की एक घंटी लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सदस्य भी है, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक भी हैं, लेकिन जिस तरह से सोनभद्र जिले का जो उन्नयन होना चाहिए था वो उन्नयन नहीं हो पाया। आज भी वहां पर लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है, और पूरा इलाका, जैसे ही आप रॉबर्ट्सगंज से ओबरा की तरफ बढ़ेंगे, मतलब शक्ति नगर की तरफ बढ़ेंगे, रॉबर्ट्सगंज और शक्ति नगर जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, दोनों के बीच करीब 110 किलोमीटर का फासला है। इसी वजह से बीच बीच में ये डिमांड उठती रहती है कि एक जिला सोनभद्र को काटकर 2 जिले में परिवर्तित किया जाए, यहाँ पर एक जिला और बनाया जाए। सोनभद्र के बारे में हम आपको बता दें कि खनिज संपदा से ये भरपूर जिला है। शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला हो जहां इतनी खनिज संपदा हो। सोनभद्र में पत्थर, ये जो क्रशर्स होते हैं, बड़ी तादाद में सोनभद्र में जो क्रशर्स हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पत्थर की विस्फोट किया जाता है, पत्थर की खदानें हैं, और उन खदानों से कहा जाता है कि सोना तक यहाँ पर निकलता है। करीब 200 से ज्यादा यहाँ पर क्रशर हैं। इसके अलावा सोनभद्र का जो रेत होता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकता है। वैसे तो ये सोन नदी के किनारे सोनभद्र बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई नदियां हैं, रिहंद है, कनहर है, और पांगन नदियां भी यहाँ पर होकर के गुजरती हैं, जिनके रेत सबसे अच्छे माने जाते हैं। वैसे सोन नदी का रेत सबसे महंगा बिकता है, ऐसा बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कि 2017 में यहाँ चुनाव की क्या स्थिति थी और कौन यहाँ जीता था। तो सबसे पहले हम ओबरा की बात करेंगे, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट रही है। ये संजीव कुमार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। दुद्धी से हरे राम अपना दल के चुनाव जीते थे। घोरावल से अनिल कुमार मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जीते थे। रॉबर्ट्सगंज से भूपेश चौधरी जीते थे। इन सभी दुद्धी को छोड़ करके सभी 3 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही है। अब हम बात करते हैं 2012 में यहाँ के क्या हालात रहे हैं। 2012 में दुद्धी से रूबी प्रसाद जो है, ये निर्दल एक महिला थी, रहे हैं रूबी प्रसाद जी, वो 2012 में यहाँ से निर्दल चुनाव जीती थी। जबकि जो ओबरा सीट थी उस समय जनरल हुआ करती थी, उससे बीएसपी के सुनील कुमार, और घोरावल से रमेश चंद, और रॉबर्ट्सगंज से अवनीश, ये तीनों सीटें जनरल हुआ करती थी, ये चुनाव जीते थे। और जब 2017 का चुनाव हो रहा था, उससे पहले जब चुनाव आयोग ने सर्वे करने के बाद इन दोनों सीटों दुद्धी और ओबरा को अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व करने का फैसला किया, तो पूरे इलाके में
जो जनजातीय बिरादरी है उनमें बहुत उत्साह आया कि उनका भी प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगा, और हुआ भी। दोनों सीटें जो ओबरा और दुद्धी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने जीती। करीब दुद्धी में सबसे ज्यादा 36% आदिवासी वोटर हैं, और 19% आदिवासी वोटर जो है ओबरा में है। दुद्धी और ओबरा ये जो दोनों इलाके हैं, जो दोनों विधानसभा हैं, इस पूरे इलाके को ऊर्जांचल कहा जाता है। ऊर्जांचल का मतलब यहाँ ऊर्जा का स्रोत है सबसे ज्यादा। ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावर प्लांट है जो हम लोग बिजली उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं इलाकों से आती है। मतलब ओबरा और दुद्धी से, मतलब जो सोनभद्र जिला है, इसी जिले से सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। करीब 13-14 हजार मेगावाट की बिजली यहाँ पर उत्पादित होती है। यहाँ पर रिहंदबाद परियोजना है जो पावर प्लांट बिजली पैदा करती है। यहाँ पर एनटीपीसी है। यहाँ पर अनपरा बिजली परियोजना है, उसका पावर प्लांट है। विंध्य पावर प्लांट है। ओबरा, रेणु सागर, पिपरी, इस तरह से कई पावर प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। जिंदल का भी पावर प्लांट है। मतलब जो सरकारी पावर प्लांट हैं उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियों के पावर प्लांट हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। इसके अलावा सीमेंट की कई फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है उस पत्थर को सीमेंट बनाने के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर डाला सीमेंट फैक्ट्री है, हिंडाल्को है, इसके अलावा और कई फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर एक जो है एल्युमिनियम की फैक्ट्री है हिंडाल्को की। हिंडाल्को की वैसे तो यहाँ कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हिंडाल्को का पावर प्लांट भी है, हिंडाल्को का सीमेंट भी है, हिंडाल्को का एल्यूमिनियम भी। तो यहाँ पर जो खनिज संपदा है उसका बाहर की कंपनियां आकर के यहाँ अपना प्लांट लगाती हैं और उसका दोहन करके बाजार में बेचती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को इससे रोजगार नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को, स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वो जो रोजगार है वो एक तरीके का कहा जाए कि तकनीकी तौर पर सक्षम नहीं है। मतलब कम पे वाले रोजगार स्थानीय लोगों को मिले हैं। जो बाकी जो बड़े रोजगार हैं इन फैक्ट्रियों में, इन कारखानों में, उनमें बाहर के लोग रहते हैं। बाहर के लोग आकर के यहाँ नौकरी करते हैं। उसकी वजह बताई जाती है कि चूंकि इस इलाके में एजुकेशन का सिस्टम बहुत खराब है, और एजुकेशन का सिस्टम खराब होने की वजह से लोग ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें उन फैक्ट्रियों में जो योग्यता के मुताबिक नौकरी मिलती है उस योग्य वो नहीं होते हैं। इस वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सोनभद्र बाहर के लोगों के लिए तो बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि बाहर के लोग वहां क्रशर लगाते हैं। जो 200 क्रशर लगे हुए हैं उनमें से अधिकांश बाहर के लोग हैं। कुछ ही लोग होंगे जो वहां के हैं। उनको पैसा यहाँ से कमा करके वो दूसरे जिले में, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में भेजते हैं। कई मध्य प्रदेश के लोग भी वहां कर्सर लगाए हुए हैं। इसी तरह से पावर प्लांट में भी जो पैसा, जो आमदनी होती है उन फैक्ट्रियों को, वो बाहर के लोग ले करके जाते हैं। लेकिन वहां का जो लोकल आदमी है वो बड़े प्लांट, बड़ी फैक्ट्रियां सरकारी सुविधाओं के अभाव में नहीं लगा पाता है। एक सबसे बड़ी जो समस्या सोनभद्र की रही है, राजनीतिक चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो रही है नक्सल की समस्या। ये पूरा इलाका रॉबर्ट्सगंज को अगर छोड़ दिया जाए, ओबरा, दुद्धी, गुरावल, ये सब इलाके नक्सल प्रभावित रहे हैं। और यहाँ नक्सली आकर के सड़क बनती थी तो उसमें कमीशन वसूलते थे। मतलब नक्सलियों का पूरा यहाँ पर कब्जा था। लेकिन इधर करीब 10-12 सालों से न काफी जो बड़े नक्सली थे, या तो उन्हें पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया या फिर मुठभेड़ में मार दिए गए, जिसकी वजह से नक्सल से करीब करीब
मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन नक्सल से सोनभद्र का जो पूरा इलाका है वो काफी हद तक मुक्त हो चुका है। अब यहाँ नक्सल की कोई समस्या फिलहाल नहीं नजर आती है। लेकिन नक्सल जब यहां से गए, नक्सली यहां से गए, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो गांव के लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए था, उसे सरकारी तंत्र ने या पॉलिटिकल विल ने सुधारा नहीं। और शायद यही वजह है कि 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नकार करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2017 से 21 हो गया, आज भी वहां के हालात जस के तस हैं। आज भी वहां पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। पानी में कई जगह पर पानी में बुरादे आते हैं, कई जगह कुछ केमिकल्स आते हैं जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब रही बात, हम आदिवासियों की एक बार फिर करते हैं, क्योंकि दो आदिवासी विधायक पहली बार उत्तर प्रदेश की सदन में पहुंचे हैं। ये आदिवासी पहुंचे तो, लेकिन सत्ता पक्ष में होने की वजह से इन्होंने कोई आवाज आदिवासियों के लिए नहीं उठा पाए कि आदिवासियों के लिए सरकार कुछ करे। इसकी वजह से आदिवासियों की हालत जैसे कि तैसे वहां पर बनी है, बनी हुई है। हालांकि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे पर होगा, उसी मुद्दे पर सोनभद्र का भी चुनाव होगा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सोनभद्र के लोग डेवलपमेंट की बात जरूर करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में पहली बार डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग सोनभद्र में हैं, इतनी फैक्ट्री, इतनी कारखानों के लगाने के बाद। वहां पर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम कुछ दिन पहले पुलिस ने शुरू किया था, जिसमें वहां के जो नक्सल प्रभावित इलाकों के जो लोग थे उनको ड्राइवर की ट्रेनिंग दी जा रही थी, पुलिस दे रही थी उनको ड्राइवर। जब नक्सल से मुक्त होने लगा तो पुलिस के लोग नक्सल को ट्रेनिंग दे रहे थे कि इनको हम इन फैक्ट्रियों में जो गाड़ियां चलती हैं उन गाड़ियों में ड्राइवर्स की नौकरी लगवाएंगे। कुछ लोगों को उसमें नौकरी मिली भी। ये प्रयास बहुत ही अच्छा था। और कई सोशल संगठन भी सोनभद्र में काम करते हैं, लोगों के उन्नयन के लिए, लोगों को के सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वहां के गांव के लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, जिस तरीके से वहां के गांव के लोगों का उत्थान होना चाहिए, वो उत्थान नहीं है। क्योंकि सोनभद्र मैं कई बार गया हूं और इलेक्शन के दौरान सोनभद्र कई बार मेरा जाना हुआ है। और मैंने इसी जिले में एक इलाके में मैंने देखा था कि लोग गोबर से गेहूं का दाना निकालते हैं। मतलब इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी थी वहां पर कि लोग, जो गोबर गाय करती है उस गोबर में कई बार गेहूं के दाने आ जाते हैं, उस दाने को निकाल करके वो सुखाते हैं। और यही नहीं, मैं करीब एक बार और गया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि कई बार लोग अपने बेटियों की शादी टाल देते हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि पानी ना होने की वजह से शादियां नहीं हो पाती हैं बेटियों की। यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लोग वोट देने जाते हैं, उनकी समस्या जस की तस रह जाती है। और खनन के साथ, खनिज पदार्थों के साथ साथ यहाँ जड़ी बूटी का भी बहुत बड़ा कारोबार है। कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर जड़ी बूटी की तलाश में हमेशा रहती हैं और लोगों को लगाती हैं जड़ी बूटी निकालने के लिए। और उन जड़ी बूटियों का कई दवाओं में इस्तेमाल होता है, विदेशों तक में यहाँ से निकली हुई जड़ी बूटियां बेची जाती हैं। लेकिन
लोकल लोगों को इसका लाभ इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती है कि आप जड़ी बूटी कैसे निकालें। अगर सरकार इसको प्रमोट करती है तो प्राइवेट लोग इसमें नहीं घुसेंगे और उनको काम मिलेगा और उनको इससे ज्यादा आमदनी होगी। हालांकि काम अभी भी मिलता है, जड़ी बूटी को तलाशने का जो काम होता है वो यहाँ के मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में चूंकि जानकारी नहीं होती है, इस वजह से जो कंपनियां होती हैं वो उनकी कीमत, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो मजदूरी है वो बहुत कम देती हैं। यह एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। समस्याएं तो बहुत हैं, चर्चा करें तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन बात चूंकि चुनाव की हो रही है, समस्याओं को तो हमने गिना दिया, लेकिन 2022 का जो इलेक्शन होगा वो यहाँ किस तरह होगा, ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी अपना दल के साथ मिल करके जो चारों सीटें उसने जीती हैं 2022 में भी जीत पाएगी। यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर ये कहा जाए तो 2017 का इलेक्शन बीजेपी के वेव पर था, 2022 में इस तरह की कोई वेव भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के फेवर में नहीं चल रही है। तो जातीय गणित के हिसाब से अगर इलेक्शन होता है, जातीय आधार पर अगर इलेक्शन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या 2022 का इतिहास दोहरा पाएगी सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीटों पर, ये देखने वाली बात होगी। आज की चुनाव यात्रा में बस इतना ही। कल हम चुनाव यात्रा में किसी और जिले की चर्चा करेंगे और वहां की समस्याओं के साथ साथ वहां के राजनीतिक परिदृश्य पर भी हम प्रकाश डालेंगे। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रोग्राम को शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।